हेलो विद्यार्थियों। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर सारा प्रिपरेशन 2026 और 27 सिलेबस के आधार पर कराया जाता है। हाँ, आज यहाँ इस टॉपिक की बात करें, हमें इसमें जिसमें पढ़ना है कक्षा 10 फिजिक्स। कक्षा 10 की फिजिक्स में जो चैप्टर आपका चल रहा है उसमें कुछ चीज़ें आपको पहले बता दी गई हैं। आज इसमें हमें ये देखना है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जो हमारा गोली दर्पण होता है, इससे पहले हमने गोली दर्पण के बारे में सारा चीज पूरा बताया है, एकदम डिटेल से बताया गया है गोली दर्पण क्या होता है। उसी के हमें ये देखना है गोली दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। देखिए, गोली दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब के बनने के हैं वो 3 नियम हैं। कितने नियम भैया? 3 नियम हैं। गोली दर्पण प्रतिबिंब बनने के 3 नियम, तीनों की बात करते तब एक एक हम क्रम वाइज आपको बारी बारी से लिखाते हैं इसको। चलिए, पहला बात करते हैं। मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है। ये क्या है? ये आपका अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण की बात करते हैं। ये अवतल दर्पण है। हाँ, इसी में बात करें, मान लीजिए आपका उत्तल दर्पण है। ये आपका उत्तल दर्पण है। हाँ, उत्तल दर्पण कैसे बनता है, उत्तल दर्पण कैसे बनता है, ये सारी चीजें बताएगी पीछे वीडियो में। अगर किसी बाहर की तरफ हम कलई कर रहे हैं तो अवतल दर्पण होता है, यानी उसका परावर्तक पृष्ठ अगर हम अंदर की साइड बना दें दबा होता है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, उत्तर दर्पण में अगर अंदर की साइड कलई कर दिए, परावर्तक पृष्ठ थोड़ा उभरा होता है, उसे हम उत्तर दर्पण के नाम से जानते हैं। हाँ, क्या होता है ये चीज बताएगी। ये मुख्य अक्ष की रेखा है, ये भी हम कह सकते हैं ये मुख्य अक्ष की रेखा है, ये मुख्य अक्ष की रेखा है। ये आपका बताया गया, ये फोकस बनेगा, ये इसका केंद्र है, ये ध्रुव है, सारी चीज बताई गई है। ये यहाँ पर हम कह सकते हैं यफ है, ये केंद्र है। चलिए, अब पहले नियम की बात करें। 3 नियम होते हैं। 3 नियमों में यही 2 नियमों का उपयोग होता है प्रतिबिंब बनाने के लिए। हाँ, 3 नियम में ये कहता है अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, किस अगर कोई किरण मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलते हैं तब उसका जो परावर्तन होता है, परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजरती है, और ये किस में होता है? अवतल दर्पण में होता है। ये पहला नियम है अवतल दर्पण के लिए। हाँ, पहला नियम उत्तल दर्पण में भी लागू होता है। वो कैसे लागू होता है? अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के बाद फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। फोकस पर क्या होती है? आते हुए प्रतीत होती, मतलब आती नहीं है, यहाँ से इसका परावर्तन हो जाएगा, ये इधर वापस लौट जाएगी। लेकिन ये लगना चाहिए थी परावर्तन के बाद कहाँ से? फोकस से जानी चाहिए। ये फोकस पे आते हुए प्रतीत होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये हमारा उत्तल दर्पण, ये पहला नियम था। हाँ, दूसरा नियम ये कहता है, अगर दूसरा नियम हमारा ये कहता है अगर कोई किरण फोकस से जाती है, कोई किरण ऐसे फोकस से जाती है, परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये हमारा अवतल दर्पण में होता है। हाँ, अगर कोई किरण फोकस से पर आती हुई प्रतीत होती है, फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मतलब आती हुई ये प्रतीत हो रही है, ये हमारे उत्तर दर्पण में है। ये था दूसरा नियम आपका। हाँ, तीसरे नियम की बात करें, सिंपल है। कोई किरण वक्र तक केंद्र से जाती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ये तीसरा नियम है। हाँ, कोई किरण अगर ऐसे कहीं बात करें, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पर आते हुए क्या होती है? प्रतीत होती है, तो परावर्तन बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये आपका तीसरा नियम था। ये 3 नियमों में हमने ये देखा कोई 2 नियम का उपयोग हो रहा है, कोई 2 नियम, बहुत ज्यादा नहीं, किन्हीं 2 नियमों का उपयोग होता है प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब बात करते हैं एक एक नियम को, हम बारी बारी से आपको लिखाते हैं। ये नियम याद रहेंगे, ध्यान पूर्वक आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको प्रतिबिंब बनाने में कोई कहीं कहीं कठिनाई नहीं होगी।
आसानी से बन जाएगा, और जो कि परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में कोई न कोई प्रतिबिंब एक पूछ ही लिया जाता है, चाहे वो लेंस से हो चाहे वो गोली दर्पण से हो। चलिए बात करते हैं, आप प्रतिबिंब बनाने के लिए लिख सकते हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। किन्हीं 2 नियमों का उपयोग होता है। ये बात है क्या, गोली दर्पण प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। 3 नियम हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 नियम है। किन्हीं 2 नियमों का उपयोग होता है, कहने मतलब कोई 2 नियम पकड़ सकते हैं। अगर ये 3 नियम हैं, ये 3 नियम कह सकते हैं, या हमारे ये 2 नियम उपयोग हो सकता है, ये हमारे ये 2 नियम उपयोग हो सकता है, या ये 2 नियम उपयोग हो सकता है। कहने मतलब प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल 2 नियमों का उपयोग होता है। अगर विकल्प में आपके ये पूछ लिया जाए परीक्षा में, गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम हैं, तो आप 3 बताओगे, और उपयोग कितने नियमों का होता है तो 2 बताओगे। नियम तो 3 है, उपयोग आपके 2 होते हैं। ये बातें आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। चलिए पहले नियम की बात करते हैं, फर्स्ट। प्रथम नियम, हाँ आपको बताया गया प्रथम नियम क्या है। चलिए फिर बताएंगे भी, पहले लिखा लेते हैं। प्रथम नियम की बात करें, गोली दर्पण पढ़ रहे हैं, याद रखना, गोली लिखने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद या पश्चात, जो भी कहिए, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। हाँ मुख्य फोकस से होकर जाती है, लेकिन किसमें होता है, अवतल दर्पण में। ये अवतल दर्पण होता है, मतलब अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पे जाते हैं। ये हमारा किसमें होता है, अवतल दर्पण में। हाँ उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य फोकस पर आते हुए प्रतीत होती है, ये हमारा उत्तल दर्पण में होता है, ये उत्तल दर्पण में होता है। हाँ बात करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल चित्र बना के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये मान लीजिए आपका ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण की बात करते हैं, ये अवतल दर्पण है। दूसरा आपका ये मान लीजिए आपका उत्तल दर्पण है, ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है।
ध्यान दीजिए, ये मुख्य अक्ष की रेखा, ये मुख्य अक्ष की रेखा, ये मान लीजिए फोकस यहाँ पर है इसका, एफ पॉइंट, ये वक्रता केंद्र है सी, ये आपका ध्रुव है जिसे हम पी के नाम से जानते हैं, ये आपका ध्रुव पी, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। चलिए किरण को ले आते हैं यहाँ पर। चलिए ये पहले किरण अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चल रही है, ये मुख्य अक्ष है आपका, इसको हम मुख्य अक्ष नाम देते हैं, ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण कोई चलेगी, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण चलेगी तो कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, अब यहाँ एक परावर्तित हो रहा है, यहाँ पर परावर्तन हो जाएगा, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से है, ये परावर्तित हुई, यहाँ से मुख्य फोकस से होकर ऐसे गुजर गई, ये पहला नियम, मुख्य फोकस से होकर क्या हुई, ये गुजर गई, ये पहला नियम है। हाँ, ये केवल अवतल दर्पण में हुआ, लेकिन उत्तर दर्पण की बात करें, उत्तर दर्पण क्या होता है, मुख्य फोकस पर, सॉरी लाइट कट गई, देखिए थोड़ा सा अंधेरा आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ उत्तर दर्पण में देखिए, उत्तर दर्पण में क्या होता है, उत्तर दर्पण में याद करें कि मुख्य फोकस पर आते हुए प्रतीत होगी, मुख्य फोकस मतलब कहने का मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चली, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, परावर्तन के बाद ये इस मार्ग से वापस चली जाएगी, परावर्तन के बाद ये कहाँ इसको लगना चाहिए, परावर्तन के बाद कहाँ जानी चाहिए, फोकस पर, लेकिन ये फोकस पे नहीं जाती है, परावर्तन बाद फोकस पे जानी चाहिए, लेकिन फोकस पे आती हुई प्रतीत होती है, कह सकते हैं इसका परावर्तन हुआ, यहाँ से प्रकाश से परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर इस मार्ग से जाएगी, ये फोकस से जानी चाहिए थी, ये हमारा उत्तर दर्पण होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बार ध्यान दीजिए, प्रथम नियम हमारा ये कहता है अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण कोई चल रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये हमारा अवतल दर्पण में होता है। हम मुख्य फोकस से आते हुए, मुख्य फोकस पर आते हुए प्रतीत होती है उत्तर दर्पण में, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चली, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर आते हुए प्रतीत हुई, लेकिन जाती नहीं है, आते हुए प्रतीत होती है, परावर्तन इस मार्ग से वापस चली जाएगी, ये हमारा उत्तर दर्पण में होता है, ये हमारा प्रथम नियम है। हाँ बात करते हैं सेकंड नियम की। सेकंड नियम की बात करते हैं, द्वितीय नियम। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरे नियम की बात करें, दूसरा नियम हमारा ये कहता है अगर कोई किरण, पहले चित्र भी बना है तो चित्र ही देख लेते हैं, अगर कोई किरण मुख्य फोकस से जाती है, कोई किरण अगर मुख्य फोकस से ऐसे जा रही है, कोई किरण मुख्य फोकस से जा रही है तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जस्ट पहले नियम का अपोजिट है। पहले के नियम में क्या था, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी ऐसे, परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजर रही थी, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि मुख्य फोकस से किरण जा रही, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, ये हमारा केवल अवतल दर्पण में होता है। उत्तर दर्पण की बात करें, मुख्य फोकस पर आते हुए प्रकाश किरण सॉरी मुख्य फोकस पर आते हुए प्रकाश की किरण, ये लग रहा है मुख्य फोकस पर आ रही है, लेकिन परावर्तन के बाद क्या होती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है,
ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा उत्तल दर्पण में होता है। हाँ, बात करते हैं यहाँ, ध्यान दीजिए, मुख्य फोकस पर मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ये किसमें होता है भैया? ये हमारा अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण, ये सिर्फ अवतल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ये अवतल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में मुख्य आती हुई प्रतीत होती है। ये उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण होता है। ध्यान दीजिए, मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ये मुख्य फोकस है आपका। यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, यहाँ पर परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये सिर्फ हमारा अवतल दर्पण में हुआ। उत्तल दर्पण क्या होगा? मुख्य फोकस से होकर जाने, मुख्य फोकस पर आते हुए प्रतीत होगी। मुख्य फोकस पर क्या होती है? आते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन परावर्तन के बाद क्या होता है? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सारी बातें ऊपर लिखाई गई हैं। ये आपका उत्तल दर्पण में होता है। ये दूसरा नियम है आपका। हाँ, बात करते हैं तीसरे नियम की। विद्यार्थियों, तीसरे नियम पर आप लोग फिर से ध्यान दीजिए। थोड़ा आवाज कट गया था, यानी कि वो बंद हो गया था आवाज। जो माइक थी उसकी चार्जर खत्म हो गई जो था। अब ध्यान दीजिए, तीसरे नियम की बात फिर करते हैं। तीसरा नियम हमारा कहता है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जा रहा है, कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से जा रहा है, परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाता है,
वक्रता केंद्र से किरण जाएगी, परावर्तन में वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगी। ये हमारा अवतल दर्पण में होता है। हाँ, उत्तल दर्पण में बात करें, अगर कोई किरण ऐसे जा रही है, उसको जाना चाहिए वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हो रही, मतलब अगर यहाँ से देखेंगे कोई किरण वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होगी, लेकिन आएगी नहीं, परावर्तन बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ये हमारा उत्तल दर्पण में होता है। हाँ, तीसरे नियम में कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर चलने वाले प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वो वापस लौट जाती हैं, ये हमारा किस में होता है? अवतल दर्पण में। ये अवतल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है भैया? वक्रता केंद्र पर आते हुए प्रतीत होती है, ये उत्तल दर्पण में होता है। हाँ, बात करिए, ध्यान दीजिए फिर। मान लीजिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश किरण या होकर जाने वाली, जो भी कहिए, मान लीजिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण से जा रही है। अब परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर क्या होती है? वापस लौट जाती है, ये हमारा अवतल दर्पण होता है। हाँ, वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल में क्या होता है? ये वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हो रही, लेकिन उसी मार्ग से क्या हुई? वापस लौट गई। ये हमारा 3 नियम था। देखिए, थोड़ा अंधेरा दिखने की वजह से हम आगे टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं। कल आपको इसमें ये पढ़ाया जाएगा गोले प्रतिबिंब कैसे बनता है। इन 3 नियम है, 3 नियमों की सहायता से, यानी कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 नियम का उपयोग होता है, उनका हम प्रतिबिंब देखेंगे। जो कि हम जानते हैं अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में हमारे 6 प्रतिबिंब बनते हैं, और उत्तल दर्पण जो होता है इसमें 2 प्रतिबिंब बनते हैं। ये कल हम आपको क्लास में देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। इतना जितना आपको पढ़ाया गया, आप अपनी तैयारी बनाए रखने के लिए आप प्रिपरेशन करते रहें। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।